Hello all, welcome back to my channel. I hope you all are staying safe and healthy. So last class में हमारा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया था। तब मैंने आपको बोला था कि मैं अगली क्लास में एक पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दूंगी जिसमें मैं सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कंसोलिडेट कर दूंगी ताकि बोर्ड्स के टाइम पे भी आपको हेल्प मिल जाए। आप सिर्फ ये एक वीडियो देख के आपका पूरा चैप्टर बहुत ईजिली रिवाइज हो जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। पार्टनरशिप में डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, टू और मोर पर्सन मिलके एक पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं। अब जब ऐसा है, डिफरेंट डिफरेंट ओनर्स हैं, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में से ड्रॉइंग्स करेंगे, उनको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, तो ये सब पता होना चाहिए ना कि किस पार्टनर को कितनी मिल रही है, कौन सा पार्टनर कि, कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह कैसे निकलेगा। तो पार्टनरशिप डीड में यही सारे रूल्स रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये ओरली भी वो एक दूसरे को बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप जब स्टार्ट हो रही हो, और या तो वो कहीं लिखी हो। ठीक है। अब लॉ की तरफ से कंपलसरी नहीं है कि वो कहीं लिखी होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स बेस्ट है कि लिखी हुई हो, क्योंकि कल को अगर कोई पार्टनर कोर्ट में भी जाता है तो तुम्हारे पास कोर्ट भी एक रिटन एविडेंस मांगती है। कोर्ट के सामने तुम ये नहीं बोल सकते कि हमने डिसाइड किया था अपनी पार्टनरशिप में, मतलब जो हमने स्टार्ट की थी अपनी पार्टनरशिप तब हमने मुंह से ऐसे बोला था कि आईओसी नहीं देंगे या फिर इतना देंगे। तो बेटर है कि एक जगह पे लिखा होगा तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात करें कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, तो उसमें ये नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ फर्म्स एंड पार्टनर्स, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ड्यूरेशन क्या होगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कुछ अमाउंट है, मतलब कोई रेट अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो पार्टनर सैलरी या कमीशन हो गई। उसके बाद कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या डिसीजंस होंगे, कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उसका, या फिर सारे पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, उनको क्या क्या मिलना चाहिए, ऑडिटिंग वगैरह का, एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं। तो मतलब कैसे पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या होगा, सैलरी कमीशन का क्या होगा, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या होगा। तो ये रूल्स हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, वो रिटर्न एग्रीमेंट ना हो जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स क्या होगी, इक्वल, चाहे उन्होंने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिले, नहीं चार्ज होगा, कोई भी पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देगा, सैलरी एंड कमीशन नहीं मिलेगी किसी भी पार्टनर को। और इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पढ़ा था ना हमने चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, तो चार्ज है कंपलसरी पेमेंट्स। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पार्टनर बिजनेस को लोन दे ही, अगर दे तो सब पार्टनर देते ना, पर अगर उस पर्सन के पास, उस पार्टनर के पास पैसा वेकेंट पड़ा था और बिजनेस को उस टाइम पे जरूरत थी तो उसने बिजनेस को एक लोन प्रोवाइड कर दिया, तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे उसमें इंटरेस्ट दे। अब चाहे पार्टनरशिप डीड में क्लॉज तो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, कुछ भी हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, वो जो जो उन्होंने अपना डिसाइड किया है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्योंकि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, तो वो 6% पर एनम के हिसाब से फर्म देगी पार्टनर को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था कि हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? Profit and loss appropriation account is an extended part of profit and loss account. And why it is made? It is made to appropriate or to distribute profits among the partners.
प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी हमारा ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पर्टिकुलर्स रुपीज ऊपर डेबिट क्रेडिट भी लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो किस साइड पे आएगा, बाय पीएनएल, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। और अगर नेट लॉस हो तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। अब ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जितने भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के लिए वो होंगे डेबिट, एंड जितनी भी बिजनेस के लिए इनकम्स एंड गेन्स हैं वो होगी क्रेडिट। अब बिजनेस को कुछ भी देना है पार्टनर को, तो पहला रूल कि वो उसके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और दूसरा, बिजनेस एंड पार्टनर में जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती हैं, एंड इफ कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के थ्रू होती हैं। क्योंकि कैपिटल फिक्स में तो सिर्फ 2 ही केसेस में कैपिटल अकाउंट में आता है, बाकी जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू होती हैं। तो जो भी बिजनेस ने पार्टनर को देना है वो सब टू की साइड में, क्योंकि वो सारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू रिजर्व, अगर वो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व में रख रहा है तो भी तो उसका एक एक्सपेंस ही हो रहा है ना, उसके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कम होंगे तो वो डेबिट होंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने बिजनेस को देना है, तो अब बिजनेस के लिए जो इनकम है ना, अगर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है ड्रॉइंग्स पे और पार्टनर दे रहा है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद जो भी लास्ट में प्रॉफिट्स बचेंगे वो सारे उनके कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब इसके बाद जर्नल एंट्रीज क्या होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या हो, इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले 2 एंट्री होंगी। सबसे पहले जब वो चार्ज करेगी, तो जब वो अलाउ करेगी बिजनेस पार्टनर को, तो क्या करेगी, उसके लिए आईओसी हो गया एक एक्सपेंस, और कैसे देगी, पार्टनर को उसकी कैपिटल में देगी। अब पार्टनर को अगर बिजनेस कुछ दे रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो एंट्री क्या होगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बिजनेस का एक खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट। और दूसरा, वो ट्रांसफर करेगा बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जो खर्चा है वो सारे या तो पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। अब पीएनएल अकाउंट में कौन सी चीजें जाती हैं, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो कहाँ जाके राइट ऑफ होती हैं, वो जाती हैं, वो ट्रांसफर होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर डेबिट हुआ है तो अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद फर्म सैलरी या कमीशन देगी पार्टनर को, तो इसमें भी 2 एंट्री होंगी। सबसे पहली, वो उन्हें अलाउ करेगी सैलरी या कमीशन, तो क्या वही है, बिजनेस का एक्सपेंस होगा। और दूसरा कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी कि वो पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सो पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा, वो उसे ट्रांसफर करेगी कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिकॉज इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम, ठीक है। सो वो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं,
ठीक है। तीसरा क्या हो गया, रिजर्व में अगर वो कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिजर्व में हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है और वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, रिजर्व में। तो एक तरीके की बिजनेस के लिए इनकम हो गई, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर चार्ज करेंगे तो इसमें भी दो एंट्री होंगी। पहली एंट्री जब वो बिजनेस पार्टनर से वो चीज चार्ज करेगा एंड दूसरी एंट्री जब वो उसको ट्रांसफर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहली एंट्री क्या होगी, बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी और पार्टनर्स अपनी कैपिटल से देंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हो जाएगी डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो बिजनेस के लिए एक इनकम है वो हो जाएगी क्रेडिट। उसके बाद वो उसे ट्रांसफर करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें बाय की साइड पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो अब लास्ट एंट्री क्या होगी हमारी कि हम ट्रांसफर करेंगे अपने डिविजिबल प्रॉफिट्स को। सबसे पहले बात करते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। देखो, नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट से, उसके बाद हम सारी एप्रोप्रिएशंस कर लेते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी हमने पार्टनर्स को देना है या उनसे लेना है, जैसे आईओसी उनको देते हैं, सैलरी देते हैं, रिजर्व में कुछ पैसा डालते हैं साइड में, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं एंड आईओडी उनसे लेते हैं। तो इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है जो पार्टनर में एट लास्ट डिवाइड होना है, क्योंकि उनका ही प्रॉफिट्स हैं, ये उनके ही पैसों से आए हुए प्रॉफिट्स हैं, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिवाइड होंगे तो मतलब पहली बात तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। प्रॉफिट्स कम होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। और प्रॉफिट्स कम होके कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएंगी और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, टॉपिक जो हमारा है वो है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहली बात तो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब वो एक फर्म पार्टनर को तभी अलाउ करेगी जब उनकी पार्टनरशिप डीड में उसका क्लॉज है या उसके बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें ये इतने रेट पे प्रोवाइड करना ही है। अगर वो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमने रूल्स में पढ़ा ना कि अगर इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, तो उसमें आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, बोनस ये कुछ नहीं देगी फॉर्म। ठीक है, तो इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो एक फर्म, एक बिजनेस अपने पार्टनर्स को तभी देगा जब उनके क्लॉजेस में लिखा हो, उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या केसेस में कितना कितना वो अमाउंट देंगे। तो अगर पहली बात तो कि फर्म में है लॉसेस, इन केस ऑफ लॉसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी फर्म। क्यों, क्योंकि चार्ज नहीं है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को देना ही है, एक एप्रोप्रिएशन की आइटम है और एप्रोप्रिएशन हम तभी करते हैं जब हमारी फर्म्स में हो प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट नहीं है, फर्म में लॉस है, तो कोई आईओसी प्रोवाइड नहीं करेगी बिजनेस। उसके बाद अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, उतने प्रॉफिट्स हैं कि उनका आईओसी निकल जाएगा उसमें से, तो जितना उनको आईओसी बनता है वो पूरा अलाउ कर दो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट्स कम हो और आईओसी ज्यादा बन रहा हो, तो सिर्फ उतनी अमाउंट पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दो आईओसी को जितने उनके प्रॉफिट्स हैं। तो पता है क्या करते हैं, जितना जितना आईओसी सबका बनता है ना उसकी रेशो निकाल लेते हैं और जो प्रॉफिट होता है ना हमारा, जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसको उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फेयर इनफ ना, फेयर है ना, मतलब सारे पार्टनर्स के साथ अब तुम उसे इक्वल डिवाइड करो तो उन पार्टनर्स के साथ पार्शियलिटी है जिनका ज्यादा शेयर बनता है या जिनने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो क्या करते हैं उनका आईओसी कैलकुलेट करते हैं और अगर प्रॉफिट्स उतने नहीं है तो आईओसी की रेशो में ही जितना उनका आईओसी बनता है उस रेशो में उस जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट्स है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो सारे पार्टनर्स खुश हो जाते हैं। सो किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं होती है और उसी रेशो में जितना उनके एक्सपेंसेस है जितना बनता है उसी रेशो में हम अवेलेबल प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो अलाउ ही होगा, ऑलवेज अलाउड, चाहे हमारे पास उतने प्रॉफिट्स हो या ना हो या लॉसेस भी हो। ठीक है, तो वो ऑलवेज अलाउड होगा। ठीक है, अब ये है कि ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम है, और अगर हमारी पार्टनरशिप डीड बोलती है कि हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस को देना होगा, लेकिन अगर लॉसेस हो तो उसको नहीं देना होगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि ठीक है देना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता किस पे है, कौन सी कैपिटल पे देते हैं? तो हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, जो बिजनेस के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में प्रोप्राइटर्स या पार्टनर्स ने लगाई है, उस कैपिटल पे देते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें दे रखा हो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, तो ठीक है, सीधा उस पे जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो निकालो और तुम्हारा क्वेश्चन सॉर्टेड है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल में वो चीजें ऐड कर देते हैं जो माइनस हुई थी पहले। हमने ये पढ़ा था ना, पूरा मैंने बताया था कि ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते हुए कुछ चीजें हम प्लस करते हैं और कुछ चीजें माइनस करते हैं, और उसी की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम नहीं होती, क्योंकि बिजनेस और पार्टनर की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो कैपिटल के थ्रू होती है। अब पार्टनर पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, तो उसकी ड्रॉइंग्स हो जाएंगी, कैपिटल कम हो जाएंगी। बिजनेस पार्टनर को प्रॉफिट दे रहा है तो उसकी कैपिटल में देगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ऐसे ही बिजनेस अगर उसे लॉसेस का शेयर दे रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ऐसे अगर सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो उसकी कैपिटल में देगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर आईओडी उससे ले रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो जिन जिन चीजों से उसकी कैपिटल कम होती है उन सबको कर देते हैं ऐड, और जिन मतलब बेसिकली जो चीजें हम पहले माइनस करते हैं उनको कर देते हैं ऐड, और जो चीजें हम पहले ऐड करते हैं उन सबको कर देते हैं लेस। तो कैपिटल एट द एंड जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें क्या क्या चीजें ऐड करेंगे जो हमने पहले माइनस कर दी थी? पहली ड्रॉइंग्स, या तो कैपिटल के अगेंस्ट हो या प्रॉफिट के अगेंस्ट हो, दोनों में कैपिटल तो कम होती ही है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी हमने माइनस किया होगा ना उनमें से, तो वो सब प्लस कर देते हैं। या लॉसेस, जो फर्म ने पार्टनर को एज शेयर दिया है कि लॉसेस हो गया और तुम्हारा वो है कि तुम तुम्हारा इतना शेयर बनता है और तुम इसे कंपनसेट करोगे और इसे बेयर करोगे, तो वो हम ऐड कर देंगे। और लेस क्या कर देंगे, जो जो चीजें पहले ऐड हुई थी, जैसे एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर ने कोई इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में। दूसरा, प्रॉफिट्स जो बिजनेस के उसने शेयर करे हैं। और तीसरा, कोई सैलरी या कमीशन उसे रिसीव हुई है। तो जब हम कैपिटल एट द एंड में से ये चीजें ऐड और ये चीजें लेस कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपनी ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जब पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस से उस पे इंटरेस्ट मांगता है कि अगर मैंने अपना ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया होता या बैंक में रखा होता या किसी और को दिया होता तो मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलता, लेकिन मैंने ये सब ना करके अपना पैसा तुमको दिया है, तुम पे इन्वेस्ट किया है, तो वो बिजनेस से क्या मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है उस कैपिटल पे, जो हमने अभी पहले पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस भी तो बोलेगा ना कि जब तुम मेरा पैसा निकाल रहे हो, जो मेरा पैसा है, क्योंकि बिजनेस एंड पार्टनर्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बिजनेस का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो हम बिजनेस को भी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देंगे, अपनी ड्रॉइंग्स पे, अपनी विड्रॉल्स पे उनको इंटरेस्ट देंगे। तो पहली बात तो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये, मतलब इसका क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तभी चार्ज करेगा बिजनेस जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ठीक है, और अदरवाइज नहीं होगा कुछ भी। अब हमने इसके मेथड्स पढ़े थे। अब वो मेथड्स क्या थे, या तो डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ हुई है डिफरेंट डेट्स पे। तो हमने दो मेथड पढ़े थे इसके। पहला सिंपल इंटरेस्ट मेथड, जिसमें हम इंडिविजुअल जो अमाउंट होती है ड्राइंग की और इंडिविजुअल पीरियड के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर एट लास्ट सबको प्लस कर देते हैं। और इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड।
आपको दोनों रिवाइज करा देती हूँ अगर आपको याद ना हो तो। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आईओडी चार्ज हो रहा है 9% पर एनम के हिसाब से, और ये पूरा आपको ड्राइंग्स की अमाउंट, डेट एंड मंथ गिवन है। तो उसने मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च में इस डेट को इतनी इतनी विदड्रॉ करी है। अब देखो ना, अमाउंट सेम है और ना मंथ इंटरवल सेम है। तो जब इंटरवल भी सेम ना हो और अमाउंट भी सेम ना हो तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सिंपल मेथड और अपना प्रोडक्ट मेथड। और जब अमाउंट और वो सेम होता है, जब अमाउंट भी सेम हो और जब अमाउंट भी सेम हो, फिक्स्ड हो, और जो पीरियड है ड्राइंग्स का वो भी सेम हो, तो हम क्या यूज करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेथड की। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं? हम पूरी टेबल बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले डेट्स लिखते हैं जो हमारी क्वेश्चन में गिवन होती है कि कब कब किस किस डेट पे विदड्रॉ करे हैं पार्टनर्स ने। उसके बाद सेकंड में हम अमाउंट लिखते हैं कि कितनी कितनी अमाउंट की विदड्रॉल्स करी हैं पार्टनर ने बिजनेस से। उसके बाद हम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। पीरियड कहाँ तक का कैलकुलेट करते हैं? अप टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जैसे 1 मई से 31 मार्च तक तो 11 मंथ्स हो गए। 31 जुलाई से 31 मार्च तक 8 मंथ्स हो गए। फिर 30 सितंबर से 31 मार्च तक हमारा हो गया 6 मंथ्स। और उसके बाद 30 नवंबर से 31 मार्च तक का हमारा हो गया 4 मंथ्स। 1 जनवरी से 31 मार्च तक का 3 मंथ्स हो गया। 31 मार्च तो एंड ही है तो वहां पे 0 हो गया। उसके बाद हम इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालते हैं। इंडिविजुअली मतलब कि अमाउंट को लेते हैं इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे ना कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते थे, तो उसमें क्या होता था कि अगर हम कोई प्रिंसिपल अमाउंट लेते थे इंटू रेट डिवाइड बाय 100 करते थे इंटू पीरियड लेते थे। अगर वो ईयर्स में है तो 2 नॉर्मल, ठीक है। अगर वो डेज में है तो जितने डेज हैं अपॉन 365, और अगर वो मंथ में है तो जितने मंथ्स हैं अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए हम अमाउंट लेते हैं इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया 9 डिवाइड बाय 100 इन दिस केस, इंटू क्या लेते हैं? पीरियड। अब पीरियड यहाँ पे है मंथ्स में तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12। तो हम फर्स्ट केस में कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 11 डिवाइड बाय 12। सेकेंड केस में 6,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 8 डिवाइड बाय 12। थर्ड केस में 9,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। ऐसे हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालते हैं हर डेट और हर अमाउंट का, और उसके बाद हम उन सबको टोटल कर देते हैं तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकल जाता है, जो इस केस में आया 2295। अब देखते हैं अपने प्रोडक्ट मेथड को। प्रोडक्ट मेथड में भी हम पूरी टेबल बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले डेट्स लिखते हैं जो हमारी विड्रॉल्स की डेट है। उसके बाद अमाउंट लिखते हैं एंड देन पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ये सब तो यहाँ का सेम था। अब वहां पे हम क्या करते थे? सिंपल मेथड में हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। किसका प्रोडक्ट? अमाउंट और पीरियड का एक साथ। जैसे फर्स्ट केस में 12,000 इंटू 11, सेकेंड में 6,000 इंटू 8, थर्ड में 9,000 इंटू 6, फिर फोर्थ में 12,000 इंटू 4, उसके बाद 8,000 इंटू 3, फिर 7,000 इंटू 0 जो 0 आ गया। उसके बाद उन सब प्रोडक्ट का सम कर लेते हैं, सिग्मा निकाल लेते हैं सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो इस केस में आए 306,000। उसके बाद आईओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आईओडी निकालने का हमारा फॉर्मूला इस केस में होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो हमने पूरा प्रोडक्ट का टोटल निकाला है, इंटू वही रेट और इंटू 1 डिवाइड बाई 12। अब मैंने आपको इस चीज का भी लॉजिक बताया था कि 1 डिवाइड बाई 12 क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम सिंपल मेथड की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल पीरियड यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कितने पीरियड का कितना इंटरेस्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स निकाले हैं उसमें हमने पीरियड को कंसिडर कर लिया है। अब पीरियड है उसमें मंथ में, तो अब मंथ में है तो डिवाइड बाय 12 तो करना जरूरी है, तो डिवाइड बाय 12 तो करेंगे। और ऊपर हम क्या बचता है? 1, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। तो हमने इस केस में 306,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12 किया, तो हमारा
रेट जो IOD आया वो 2295 विच इज सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है कि जब ड्राइंग्स हो, रेगुलर ड्राइंग्स हो और रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर अमाउंट की ड्राइंग्स हो। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड में हमारा क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का? टोटल ड्राइंग्स, जितनी हमारी टोटल ड्राइंग्स है पूरा साल की, इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू टी डिवाइड बाय 12। टी मतलब एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते थे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इसमें मैंने आपको पूरा टेबल भी बताया था। उसमें जब मैंने आपको पूरा बताया था कि इसमें आपको अगर ये चीज याद रहेगी, ये एवरेज निकालना याद रहेगी, तो चाहे ड्राइंग हो मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, या मिडल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर, या हाफ ईयरली के मिडल में, स्टार्टिंग में, एंड में, या कुछ भी आएगा, पर अमाउंट फिक्स होनी चाहिए एंड टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए सारी ड्राइंग्स का, तो आप इजीली ये कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए। क्या? पहली बात, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पीरियड क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का पीरियड मेंशन ना हो, हम जैसे जब IOD निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं? अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड डिवाइड बाय 12। तो अगर कभी पीरियड मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो हम एज्यूम करते हैं कि 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड है। तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं इस केस में? जो भी हमारी टोटल ड्राइंग्स है इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है, मतलब हम क्या मानते हैं कि जो हमारा एवरेज पीरियड है उसे 6 मान लेते हैं, तो टी की जगह यहाँ पे 6 आ जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए है कि अगर कभी रेट के साथ पर एनम ना लिखा हो, कि जैसे 6% पर एनम लिखा हुआ है या 9% पर एनम लिखा हुआ है, लेकिन इफ पर एनम इज नॉट मेंशन, पर एनम मतलब एक साल का इतना बनता है, तो हम क्या करते हैं? अगर पर एनम ना हो तो हम टाइम पीरियड को इग्नोर करते हैं। ठीक है, सो अगर 6%, अगर आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि आपने इतनी इतनी ड्राइंग करी है और इस पीरियड के लिए करी है और रेट आपका हो 6%, तो आपको पीरियड कंसिडर ही नहीं करना, आपको पूरे 6% के हिसाब से जितनी टोटल ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट दे देना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ऐसा भी तो हो सकता है कभी, जैसे हमने अभी पिछले भी डिस्कस किया, कि हमारे पास एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो और नेट प्रॉफिट उतना ज्यादा ना हो। तो हम एप्रोप्रिएशन कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉफिट्स उतने अवेलेबल नहीं है, प्रॉफिट्स उतने सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो सबसे पहला तो कि हम डिटरमाइन करते हैं कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से किस किस पार्टनर को क्या क्या एप्रोप्रिएशन देनी है, किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, या किसको कितना IOC देना है, किससे कितना लेना है, उसमें उनका टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं जो बिजनेस ने पार्टनर को देना है। उसके बाद यही कि टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं एप्रोप्रिएशन का। उसके बाद हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट अवेलेबल है फर्म में, जो नेट प्रॉफिट जिससे हमने सारी एप्रोप्रिएशन करनी है, वो मोर देन है या इक्वल है अमाउंट ऑफ टोटल एप्रोप्रिएशन के। अगर तो वो सफिशिएंट है, जितना पार्टनर को हमने एप्रोप्रिएशन देनी है वो एग्जैक्टली उससे निकल जाएंगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस, जितना भी उनको देना है, वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनकी कैपिटल्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और जो भी एक्सेस का नेट प्रॉफिट बचता है वो उनकी डिविजिबल प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, वो उनको डिवाइड कर देंगे इन देयर PSR। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम नेट प्रॉफिट को उनकी एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांट देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले IOC के केस में ये बताया कि अगर IOC देने से पहले उतने सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं बिजनेस में, तो हम उनका पूरा दे देंगे। लेकिन अगर IOC मतलब IOC हमें देना है और उतने प्रॉफिट्स नहीं है, तो हम IOC की रेशो में बांट देते हैं। तो इसमें क्या है कि टोटल एप्रोप्रिएशन की रेशो में हम बांट देंगे, जिसका भी जितना बन रहा है उन सबको प्लस करके, 3 पार्टनर्स हैं
और ए का कुछ हिसाब बन रहा है, बी का कुछ हिसाब बन रहा है, सी का कुछ हिसाब बन रहा है, और प्रॉफिट्स हमारे पास उतने अवेलेबल नहीं है कि हम उन तीनों को प्लस करके उनको वो चीजें दे सके। तो क्या करेंगे, ए बी और सी की जितनी भी टोटल एप्रोप्रिएशंस बैठ रही हैं जो बिजनेस ने उनको देनी है पार्टनर्स को, उनकी रेशो निकाल लेंगे और जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है उसको उस रेशो में उन तीनों की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या रेंट पेड टू पार्टनर। अब क्या, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो सारी एप्रोप्रिएशंस की आइटम थी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो मतलब कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको ये चीजें प्रोवाइड करनी ही है। हमने अभी पहले भी पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो आईओडी नहीं लगेगा, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होंगे, आईओसी नहीं चार्ज करेगी, जो बिजनेस है उनको नहीं देगी, सैलरी कमीशन बोनस कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस देगा पार्टनर को कितने परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से। तो वही लाइन लिखी हुई है कि दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडेड इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। बिजनेस कौन देगा, बिजनेस देगा। अब एंट्रीज पूछते हैं, तो एंट्रीज क्या क्या हम करते हैं पार्टनर्स लोन में। देखो पहली एंट्री होती है अलाउ करने की, जब बिजनेस पार्टनर को अलाउ करता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन। ठीक है, या तो अगर वो कैश में दे रहा है तो सीधा कैश कर देगा, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा तो वो उसके पार्टनर्स लोन अकाउंट में ही ऐड कर देगा और उसकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और दूसरा, जो पार्टनर्स लोन में वो ट्रांसफर कर रहा है वो फर्म की लाइबिलिटीज है, एंड अगर इफ लाइबिलिटीज बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और दूसरा, अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये राइट ऑफ कहाँ से होगा, ट्रांसफर कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, अब रेंट की एंट्री, अगर रेंट पे कर रहा है पार्टनर को, तो अब मैंने बताया था कि रेंट भी पे करना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि पार्टनर अपनी जमीन दे या अपनी बिल्डिंग दे बिजनेस को। पार्टनर के पास पड़ी थी इसलिए पार्टनर ने दे दी। ठीक है, अगर पार्टनर को वो नहा देता, अगर पार्टनर लेता तो वो कहीं बाहर से लेता, अब बाहर से तो उसको भी रेंट पे करता। तो अगर उसने पार्टनर से लिया है तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कि वो दे। अच्छा, अब जो ये सारी चीजें हैं ना, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये उनके कैपिटल में ट्रांसफर क्यों नहीं करते। अब देखो, यहाँ पे हम पार्टनर को एज पार्टनर ट्रीट नहीं करते, यहाँ पे पार्टनर हमारे लिए एक थर्ड पार्टी है, क्योंकि जो बिजनेस में जो भी चीजें वो उनको दे रहा है, जो उनके कैपिटल में वो कर रहा है, वो एक तरह से बिजनेस का ही पैसा है, उनका ही पैसा, और उन्होंने वो जो चीजें कमाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन, वो बिजनेस के पैसों को यूज करके कमाई है। लेकिन जो ये रेंट है इस केस में वो एक आउटसाइडर है बिजनेस के लिए, जो बिजनेस की एक हेल्प कर रहा है। तो बिजनेस उस टाइम पे उनको पार्टनर ना ट्रीट करके एक आउटसाइडर ट्रीट करता है। एंड इफ आउटसाइडर है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स नहीं है, वो चार्जेस हैं, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। और वो उनको या तो वो कैश में देगा, और कैश में नहीं देता तो वो उनकी एक तरीके की लाइबिलिटी बन जाएगी। तो उनकी लाइबिलिटीज बन जाएंगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस केस में सबसे पहले हम जब अलाउ करेंगे रेंट को तो हम क्या एंट्री करेंगे, रेंट टू कैश अकाउंट, अगर उन्होंने कैश में दे दिया, और अगर कैश में नहीं दिया तो रेंट पेबल अकाउंट, क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो रेंट उनके लिए एक्सपेंस है, दैट इज व्हाई इट इज डेबिटेड। एंड कैश, जब कैश असेट जाएगा तो हम उसको करेंगे डेबिट, और अगर कैश नहीं जा रहा, असेट नहीं जा रहा, तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो हम रेंट पेबल को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अब ये खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो सारे राइट ऑफ होते हैं। कहाँ से राइट ऑफ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अगर वो चार्जेस हैं। अब ये चार्ज है, हाँ चार्ज है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ होगा। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेड टू पार्टनर या टू रेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो सकती है या फिक्स्ड हो सकती है। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं,
पहला पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, जिसका स्पेसिमेन फॉर्मेट ये है। हम पर्टिकुलर्स एक्स या वाई जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके नाम के साथ रुपीस और दो साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो ऐसे ही सेम डेबिट साइड और सेम क्रेडिट साइड में। अब पार्टनर के करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे भी आ सकते हैं, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी। तो सबसे पहले तो ओपनिंग अगर डेबिट बैलेंस है तो वो टू साइड में आ जाएगा, क्लोजिंग अगर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स को जितनी भी चीजें मिलेंगी बिजनेस से, चाहे वो आईओसी हो या सैलरी हो या कमीशन हो या फिर शेयर इन प्रॉफिट्स हो, वो सारी उसके कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज कर देगी, तो वो सारी आएंगी क्रेडिट साइड में। और जो भी चीज बिजनेस पार्टनर से ले रहा है वो उसकी करंट अकाउंट के बैलेंस को कम कर देंगी, और एक तरीके की लाइबिलिटी है जो बिजनेस के लिए कम हो जाएगी। एंड बिजनेस की अगर लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो बिजनेस क्या करेगा, डेबिट। तो ये सब उसकी डेबिट साइड में आएंगी। जैसे टू ड्रॉइंग्स, अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो वो कैपिटल को अफेक्ट कर रही है, वो कैपिटल को विदड्रॉ हम मानेंगे कि कैपिटल विदड्रॉ कर रहे हैं और कैपिटल को अफेक्ट कर रही है वो चीज, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो करंट अकाउंट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया कि अगर उसे लॉसेस का शेयर मिल रहा है तो वो सबसे उसके करंट अकाउंट के बैलेंसेस कम हो जाएंगे, और एंड में हम देख लेंगे कि किस साइड पे क्लोजिंग बैलेंस बचता है, या तो क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे, ठीक है। दूसरा हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हम पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे अपना, उसके बाद अगर उसने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो बाय कैश या बाय बैंक, जिसके भी थ्रू उसने इंट्रोड्यूस करी है। और अगर वो कुछ विदड्रॉ करता है, मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट ना करके ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करता है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हमारा बच जाएगा। याद रखना है, यहाँ पे देखो करंट अकाउंट की सारी आइटम में मैंने जो नीचे लिख रखा है वो सारी रेड कलर से मार्क्ड है, और कैपिटल अकाउंट की सारी ब्लू कलर से मार्क्ड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आते हैं तो हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसमें रेड आइटम्स भी होंगी और ब्लू आइटम्स भी होंगी। तो इसमें हम सिर्फ एक पार्टनर से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका फॉर्मेट है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स वही दो साइड बनानी है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जितने भी पार्टनर्स हैं, उसके बाद पर्टिकुलर्स एक्स वाई, उसके बाद ओपनिंग या तो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पे जो उनके कैपिटल अकाउंट में हम अलग से बनाते थे वो सब हम यहाँ ही करेंगे। मतलब अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है या कैपिटल विदड्रॉ हो रही है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो रही है या प्रॉफिट हो रही है, या आईओसी दे रहे हैं, आईओडी ले रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, लॉसेस का शेयर दे रहे हैं, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कुछ भी अगर पार्टनर और बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी इसी अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पे सारे ब्लू मार्क्ड आइटम भी हैं और रेड मार्क्ड आइटम भी है। उसके बाद जो हमारी पूरी इसके बाद जो भी बैलेंसेस बचेंगे, इधर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, वो बाय बैलेंस सीडी में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमने पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट हमने क्या पढ़ा था कि हमने सारी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर ली है, उसके बाद बिजनेस ने रियलाइज किया कि कोई चीज वो देना भूल गया है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए कोई ज्यादा रेट पे दे दी या कम रेट पे दे दी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में बुक्स में काटा पीटी तो करने बैठेगा नहीं कि अरे ये गलत दे दिया था, यहाँ पे ये काट दो, ये सब फिर ठीक करो इसको। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू उन सारी जो भी हमने मिस्टेक्स करी हैं उसको एडजस्ट करते हैं, पास्ट में करी हुई मिस्टेक्स को एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं जिसका फॉर्मेट है ये। सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ए या बी जितने भी पार्टनर्स हैं वो लिखते हैं, उनकी दो साइड बनाते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और बी की भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और तीसरा हम बनाते हैं फर्म का कॉलम, बिजनेस का कॉलम, और बिजनेस की भी दो साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अब जितना भी उनको देना है, ठीक है। अब जैसे इस केस में क्या है कि उन्होंने प्रॉफिट्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पहले तो वो उनसे वापस ले लो। अब वापस लेंगे तो पहले जब दिया था तो पार्टनरशिप कैपिटल में दिया होगा, प्रॉफिट या आईओसी दोनों, क्योंकि बिजनेस और पार्टनर की कोई भी ट्रांजेक्शन कैपिटल के थ्रू होती है। तो जब वापस लेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएंगी, डेबिट, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इस डेबिट साइड पे, और यहाँ पे आएगा यहाँ डेबिट साइड पे।
लेकिन फर्म के लिए ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। तो फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे, और जितनी भी उसके लिए इनकम्स या गेन्स होंगी वो सारी आ जाएंगी क्रेडिट साइड में। तो अब फर्म के लिए ये इनकम या गेन है, तो फर्म की क्रेडिट साइड में उसको लिख देंगे, तो फर्म की आ जाएगी वो क्रेडिट साइड में। उसके बाद अगर उसने आईओसी नहीं दिया, आईओसी नॉट अलाउड और प्रोवाइडेड एट अ लोअर रेट, तो अब उसको सही रेट पे दे दो। अब कौन देगा, बिजनेस देगा। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, और बिजनेस पार्टनर को कहाँ देगा, कैपिटल में। तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएंगी, इसलिए ए और बी दोनों की क्रेडिट साइड पे ये हम अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद ऐसे ही कोई सैलरी या कमीशन है जो ऑमिट हो गई है, वो भी पार्टनर बिजनेस देगा पार्टनर को। तो बिजनेस के लिए तो हो गया एक्सपेंस, तो उसकी डेबिट साइड में, और बाकी पार्टनर के लिए हो गई, उसकी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, तो हम पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब कोई एक्चुअल प्रॉफिट्स इसके बाद बचते हैं, जैसे हमने जो ऊपर रॉन्ग प्रॉफिट्स ले लिए थे, उनसे जो हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो पैसे ले लिए थे, तो अब जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं वो जो एक्चुअल रेशो में हमने देने हैं वो उनको दे देंगे। तो उनसे वो ही पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी और बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ तक करने के बाद जो ये एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं करेक्ट रेशो में, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फर्म में देख लेते हैं कि डेबिट या क्रेडिट में क्या बैलेंस बच रहा है। यानी इफ लॉसेस बच रहे हैं तो यहाँ पे उनके बैलेंस को मैच करके यहाँ नील करके, ऐसे यहाँ पे सोचो क्रेडिट साइड में 30,000 है और उसके बाद यहाँ पे कुछ अमाउंट बच रही है, समझो 18,000 कुछ भी बच रही है, तो हम यहाँ पे भी पहले 30,000 कर देंगे, और जो 18,000 है वो फर्म के यहाँ पे आ जाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि उनका जो लॉस है वो राइट ऑफ हो जाएगा। और वो लॉस किस में बटेगा, पार्टनर्स में। किस रेशो में, उनकी PSR में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब जब पार्टनर्स को वो लॉसेस मिलेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसलिए उनकी डेबिट साइड में लिखा है, और फर्म की क्रेडिट साइड में, क्योंकि अब उसका लॉस राइट ऑफ हो रहा है। तो देखो फर्म का बैलेंस तो यहाँ आ जाएगा नील। उसके बाद हम देखेंगे कि किस पार्टनर का क्या क्या बच रहा है। अब देखो यहाँ पे ए की बात करें अगर हम, तो ए की डेबिट साइड है 15,000 से और क्रेडिट साइड है 10,000 से। तो अगर मैं इसको सेट ऑफ करूं तो क्या बच रहा है, लास्ट में नेट इफेक्ट क्या बच रहा है, नेट इफेक्ट बच रहा है हमारा कि 5,000 डेबिट है। और अगर मैं बी की बात करूं तो इसका 15,000 डेबिट है एंड 20,000 क्रेडिट है। तो अगर मैं इसके नेट इफेक्ट की बात करूं तो क्या हो रहा है, 5,000 का क्रेडिट बच रहा है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही, इन सबके एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग एक एंट्री पास कर देंगे। देखो जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे इस केस में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पे डेबिट ने बच रहा है उसे डेबिट कर दो, और जो क्रेडिट ने बच रहा है उसे क्रेडिट कर दो। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि पास्ट एडजस्टमेंट ये जरूरी नहीं है कि दो ही या फिर जितने पार्टनर्स हैं उन सबकी कैपिटल अकाउंट अफेक्ट करे। कभी 4 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर हैं, क्या पता किसी को ज्यादा मिल रहा हो, किसी को कम मिल रहा हो, किसी को बिल्कुल सेम मिल रहा हो, तो उसकी तो एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है ना। जिसको ज्यादा मिल रहा है उसको डेबिट कर दो, क्योंकि उसकी कैपिटल ज्यादा से क्रेडिट हो गई है तो उसको डेबिट कर दो, और जिसको कम मिल रहा है उसकी क्रेडिट उतने से क्रेडिट नहीं हुई है कैपिटल, तो अब उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो वो तो जब आप एडजस्टमेंट का पूरा टेबल बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो हमने लास्ट ही क्लास में किया है। अब उसमें हमने क्या बोला था कि कभी कभार हम किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं, तो हमारा गारंटी मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट उनको बोल देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हमारी बिजनेस में प्रॉफिट्स हो या लॉस हो या जो भी हो, आपको इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब जब उनको ये बोल दिया तो अगर कभी कभार हो कि वो नहीं हो रहा हमें उतना प्रॉफिट, तो क्या होगा, तो जो भी पार्टनर्स उसको गारंटी दे रहे हैं, अगर सारे पार्टनर्स ने गारंटी दी है, उनमें जो भी शॉर्टेज है वो हम उनसे लेके उस पार्टनर को दे देते हैं। तो अब कैसे देते हैं, सबसे पहले हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है, जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, वो देखते हैं कि कितना कितना किस किस पार्टनर को मिल रहा है। अब मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। देखो अगर तो इस केस के बाद उस पार्टनर को जिसने हमने गारंटी दी है उसे उतना प्रॉफिट मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो कोई पंगा ही नहीं है, तो बिल्कुल स्मूथ क्वेश्चन है कि कुछ करना ही नहीं है, बस जिस जिस रेशो में बांट रहे हो उसमें रेशो बांटो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर दो। लेकिन क्या हो सकता है
कि उसको इतना नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले उसका देख लो कि कितनी शॉर्टेज पड़ रही है। ऐसे 30,000 मिलना था, उसमें 10,000 दे चुके हैं और 20,000 और मिलना है, मिलेगा ना, क्योंकि उसे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कर रखा है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर शेयर लेस है गारंटेड अमाउंट से, तो जो डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस, मैंने बोला ना मिनिमम जितना उसे गारंटी कर रखा है और जितना एक्चुअल शेयर है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर 10,000 उसे दे चुके हैं और गारंटी कर रखा है 30,000 का, तो 30,000 दैट इज मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसे मिला 10,000, तो क्या बचा 20,000। वो इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट। ये कौन बियर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अगर उन्होंने बोला है कि हम करेंगे और अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने बोला है, तो वो ही बियर करेगा उस डेफिसिट को, और वो ही उस पार्टनर को कंपनसेट करेगा जो उसे कम प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस केस में हम जर्नल एंट्रीज क्या डालते हैं, ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एज इफ देयर इज नो गारंटी एग्रीमेंट। सबसे पहले तो हम कि मैंने आपको 3 तरीके की इसमें एंट्रीज बताई थी ना सबसे पहले हम, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, तो हमने पिछले उसकी एंट्रीज पढ़ ली हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस केस में हमने यहाँ पढ़ा ना, इसके फर्स्ट पॉइंट में कि शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं जितना जितना पीएसआर में जाना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी उनका असली शेयर बनता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन उतना सेटिस्फाई कर रहा है जितना उस पार्टनर को देना है, जिसे गारंटी दे रखी है, अगर वो कवर हो रहा है तो क्वेश्चन तो यहाँ ही खत्म, ठीक है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करे, कुछ डेफिसिट निकल रहा है, तो डेफिसिट बॉर्न होता है दूसरे गारंटिंग पार्टनर से। गारंटिंग पार्टनर मतलब जिन्होंने गारंटी दी है, और गारंटेड पार्टनर मतलब जिसको गारंटी मिली है। तो एंट्री क्या होती है, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिन्होंने गारंटी दी है। अब वो पार्टनर्स को वो कंपनसेट करेंगे, कहाँ से कंपनसेट करेंगे, अपने प्रॉफिट में से। उनके प्रॉफिट कहाँ ऐड किए थे, जब उनको फर्म ने दिए थे उनकी कैपिटल में, तो अब अपनी प्रॉफिट में से कंपनसेट करेंगे, तो अपने उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स के तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैपिटल कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। और क्या होगा, टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको भी हमने गारंटी दी है उसकी, उसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होंगे तो एट लास्ट कैपिटल बढ़ जाएगी। और कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप कि आपको ये क्लास बेनिफिशियल हो। हमने 50 मिनट्स के अप्रॉक्स में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। सो आई होप आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।